नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मिश्रा जुड़ चुकी हूँ आपके साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे पास किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 6 से लेके 12 तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड बिहार बोर्ड को कवर करते हैं। अगर आपका कोई भी जानने वाला या फिर आपको इनमें से किसी भी बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे मैग्नेट ब्रेन से ज़रूर जुड़िएगा और आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर आपको ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ओपन करें एंड गो थ्रू कर लें। तो भाई हमने अभी जो हमारा पहला वाला वीडियो आया था उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी जो कविता है मातृभूमि मल्हार की ग्रेड 6 की, उसमें क्या हमारे कवि क्या बोलना चाहते थे और उसकी व्याख्या क्या थी। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको उसमें समझ आ गया होगा और आज का जो ये वीडियो है पूरी तरह से वही जो हमारा हमने मातृभूमि पढ़ा था उसके एक्सरसाइज को लेकर के है। तो आइए हम उसके सभी अभ्यास को, उसके सभी प्रश्न उत्तर को करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया था, एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मातृभूमि, मातृभूमि नहीं। तो इस चीज़ का बहुत आप अधिकतर जगह आप इसको मातृभूमि ही पढ़ेंगे, सुनेंगे लोगों से, लेकिन प्लीज़ आप मैग्नेट ब्रेन्स के स्टूडेंट हैं, आपको सही नॉलेज देना हमारा काम है और आपका काम है कि आप उस नॉलेज को गेन करके उसको एग्जीक्यूट करें। तो याद रखिएगा ये मातृभूमि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो एमबीक्यू शुरू करें, मैग्नेट ब्रेन्स क्विज। एनीवेज चलिए इसको क्विज हटा के आप क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने सही का निशान लगाएं। तो भाई यहाँ पे एमसीक्यू है। क्वेश्चन है पहला, हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। अच्छा, हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर हम कहते हैं इंडियन ओशन को। ये जो हिंद महासागर है इसका मतलब होता है इंडियन ओशन। तो इस कविता में जो हमने पढ़ा था उसमें इंडियन ओशन की जगह पे कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है। तो याद होगा अगर आपको, ये हमारा पहला पैराग्राफ था, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। अब यहाँ पे जो है इंडियन ओशन नीचे की ओर है, तो यहाँ पे क्या है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, चरण, वंशी, हिमालय और सिंधु। तो भाई चरण का मतलब हमने बताया था पैर होता है, वंशी मतलब यहाँ बांसुरी से हुआ है, हिमालय मतलब पर्वत, और सिंधु मैंने बताया था कि जो हमारा जो समुद्र है उसको सिंधु के नाम से बोला गया था। तो यहाँ पे भी जो ये सिंधु का जो प्रयोग हुआ है, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर इसका सही आंसर हिंद महासागर सिंधु के लिए यूज़ किया गया है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, बात ऐसी है कि जो हमारा सिंधु है, ये जो हिंद महासागर को पहले के टाइम पे सिंधु ही बोला जाता था, सिंधु महासागर। जो हमारे बहुत प्राचीन भारत के लोग थे वो यही बोलते थे, तो इसलिए भी यहाँ पे सिंधु का प्रयोग किया गया है। आइए अब देखते हैं, हमने ये आंसर जो हम, मेरे हिसाब से तो भाई ये सिंधु है। अब देखते हैं इसमें हमारे एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में भी सिंधु है। अब देखते हैं कि क्यों है। नेक्स्ट जो है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना। ये आपके दूसरे वाले ख प्रश्न था, तो उसमें उसको मैंने पहले ले आई हूँ ताकि आप इसको सीक्वेंस वाइज करके समझते चले। तो भाई इसका आंसर क्यों है सिंधु, ये देखिए। हिंद महासागर का प्राचीन नाम सिंधु महासागर था, जो प्राचीन भारतीयों द्वारा रखा गया था। अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी, भारत के नाम पर इस सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। अब जो है उसको हिंद महासागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हिंदुस्तान से रिलेटेड है, हिंदुस्तान का जो समुद्र है, इसलिए उसको इंडियन ओशन के नाम से भी बोलते हैं। कविता में सोहनलाल द्विवेदी जी ने हिंद महासागर से अपनत्व के कारण इसे सिंधु नाम से पुकारा, इसलिए सिंधु शब्द का विकल्प चयन करना बिल्कुल उचित होगा। तो ये था इसका रीजन, जस्टिफिकेशन। भाई देखिए, जीवन में आप जो भी करिए उसको जस्टिफाइड रखिए। कोई चीज़ सही और कोई चीज़ गलत बेसिकली नहीं होती है, हाँ, लेकिन पढ़ाई के मामले में होती है
क्योंकि जब हमें कोई चीज़ फैक्ट्स पे चलते हैं, कोई चीज़ हो चुकी है उस पे चलते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। बस आप जो भी बात अपने रखिए उसको जस्टिफाइड करिए कि आप अगर ये बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं। हो सकता है हमारी नज़र में वो चीज़ सही हो, पर सामने वाले की नज़र वो उसका कोई और परसेप्शन हो। तो अपनी बात को जस्टिफिकेशन हमेशा रखिए और जस्टिफिकेशन क्लियर रखिए। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और वो है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है। पहला, भारत के महापुरुषों की जय की गई है। दूसरा, भारत के प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। तीसरा, और चौथा है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर लिखिए और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अगर किसी भी आपके दोस्त को डाउट हो तो इसको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। भाई एक चीज देखिए, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से क्या कहा गया है। आपको हमने पूरी जब कविता पढ़ाई तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें बताई थी। वहां पे हमने आपको वहां के प्राकृतिक सुंदरता के बारे में भी बताया था, लोगों के बारे में भी बताया था, तो वहां पे हमने बहुत सारी चीजें कवर की थी। अब यहाँ पे जो प्रश्न है ये थोड़ा सा अटपटा है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कविता में मुख्य रूप से किसकी बात की है। अब देखिए, भारत की प्रशंसा की गई है, तो भाई पूरी कविता को अगर आप याद करिए और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मातृभूमि की व्याख्या वाला तो उसको जाके एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको ये वाली सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बैक टू द टॉपिक, भारत की प्रशंसा की गई है। हाँ भाई बिल्कुल की गई है। भारत के महापुरुषों की जय की गई है। क्या आपको क्या लगता है, की गई है? हाँ की गई है। वहां पे हमारे गौतम बुद्ध की बात हुई थी, रघुपति की बात हुई थी, सीता की बात हुई थी, कृष्ण की बात हुई थी। फिर भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, बिल्कुल की गई है। हिमालय, समुद्र, अमराइयाँ, हमारी पवन की बात की गई है, मलय पवन की बात की, बहुत हर चीज से की खूबसूरती की ही बात की गई है। तो भाई ये भी पॉइंट होना चाहिए। और भारतवासियों की वीरता का बखान किया है। हाँ भाई कहीं ना कहीं तो किया ही है, क्यों नहीं। हमारे युद्ध भूमि है, कर्म भूमि है, स्वर्ण भूमि है, तो भाई ये कहीं ना कहीं हमारे भारत की वीरता की बात है। लेकिन अब यहां पे देखिएगा छोटा सा ट्विस्ट है। इसका सही आंसर जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है वो है ग। ठीक है, भारत के प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। लेकिन अब अभी इसका जस्टिफिकेशन पे मैं आती हूं। पहले क्यों की गई है ये देखिए। मातृभूमि कविता में कवि सोहनलाल जी ने भारत के पर्वतों, नदियों, वृक्षों, मलय पवन, घनी अमराइयां आदि की चर्चा अधिक की है। देखिएगा ये जो शब्द है इस पे ध्यान दीजिएगा, अधिक। और इसके जो हमारे पहले वाले जो स्लाइड था उस पे यहां पे देखिएगा ये वर्ड है मुख्य। तो भाई हमारे हर पैराग्राफ में 2-3 पैराग्राफ ऐसे थे जिसमें सोहनलाल द्विवेदी जी ने हमारे प्राकृतिक सुंदरता को बखान किया है। तो इसलिए जो एनसीईआरटी में चूज किया गया है केवल ये वर्ड से, मुख्य, मुख्य है, इसलिए यहां पर हमने यहां पे चर्चा की गई है कि अधिक की चर्चा किसकी की गई है, हमारे प्राकृतिक सुंदरता की। इसीलिए यहां पे जो है ऑप्शन हमने सी चूज किया है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये वर्ड नहीं होता, इन केस अगर मुख्य नहीं है या फिर हम अगर ये बोले भारत की प्रशंसा की गई है, तो कहीं ना कहीं ये भी सही होगा। आप कई जगह पे देखेंगे कई लोग आपको इसका आंसर क बताएंगे, तो आप उनको ये जरूर बताइएगा हाँ भाई क भी हो सकता है। और पहले भी देखिए क क्यों हो सकता है, इसका रीजन देख लेते हैं। क इसलिए हो सकता है क्योंकि मातृभूमि कविता में संपूर्ण भारत की प्रशंसा की गई है। इनमें एक और तो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, देखिए सबसे पहले आया प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है, तो दूसरी ओर भारत में जन्म लेने वाले महान व्यक्तियों की महिमा का बखान है। फिर तीसरे के इसमें युद्ध और ज्ञान दोनों का उल्लेख किया है। कविता में पक्षियों से लेकर कृष्ण की बांसुरी तक का सुंदर वर्णन है। तो यहाँ पे उन्होंने हर चीज को कवर किया है, इसलिए हम कह रहे हैं संपूर्ण भारत की प्रशंसा की गई है। ठीक है, तो देखिए दोनों आंसर आपके हो सकते हैं, पर एनसीईआरटी जो बुक का हमारा क्वेश्चन है उसमें मुख्य रूप से है, तो मुख्य रूप से हमारी
प्राकृतिक सौंदर्यता का ही वर्णन है। कई जगह आप देखेंगे, आपको हो सकता है लोग बोलें कि इसका सही उत्तर जो है वो क है, और कई लोग आपको बोलें कि इसका आंसर ग है। तो भाई सही दोनों है अपनी अपनी जगह पे। पूरा का पूरा प्रश्न केवल एक ये वर्ड मुख्य रूप में जो फंसा है इससे पलट गया है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ग दिया है, उसका रीजन ये दिया है, और अगर आपके मन में लगता है कि इसका आंसर क होगा तो उसका भी जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं ये है। तो ये दोनों हैं, अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाठ से क्या है देखते हैं। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों का या संदर्भ से मिलाइए। तो भैया आइए देखते हैं वो शब्द क्या हैं और उनके अर्थ या फिर उनका संदर्भ क्या है। ये ऐसा टेबल आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल रहा होगा। तो आइए देखते हैं। तो एक काम करते हैं, हम अर्थ को देखते हैं। अर्थ को देखने के साथ साथ देखते हैं उस अर्थ का सही शब्द कौन सा होगा। तो पहला है हमारे पास, एक प्रसिद्ध महापुरुष, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। अब कौन है भाई हमारे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक? कौन है जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और उनको आगे बढ़ाया? हिमालय, त्रिवेणी, मलय, सिंधु, गंगा, यमुना, रघुपति, श्री कृष्ण, सीता, गीता, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध है। तो भाई पहला का जो आंसर है वो होगा 10। ठीक है, पहला का कौन सा है हमारा शब्द है? गौतम बुद्ध। दूसरा क्या है? वसुदेव के पुत्र वासुदेव। भाई ये तो भाई हमारी कृष्ण जी की नटखट लीलाओं से तो भाई पूरा का पूरा भारत ही नोन है। तो इसमें कोई बिना ऑप्शन देखे इसमें तो भाई हमारा ऑप्शन आएगा श्री कृष्ण, जो कि है 7 नंबर पे। भारत की प्रसिद्ध नदियां कौन सी हैं? क्या यहाँ पे त्रिवेणी की बात हुई है या फिर ये गंगा यमुना की बात हुई है? हमने कहा भारत की प्रसिद्ध नदियां, क्या त्रिवेणी नदियां हैं? नहीं, जो त्रिवेणी है वो वहां पे 3 नदियां जहां पे मिल रही हैं उस जगह को त्रिवेणी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है भारत की प्रसिद्ध नदियां, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा गंगा और यमुना। तीसरा का होगा 5वां। फिर है 3 नदियों से मिली हुई धारा, संगम। भाई ये संगम प्रयागराज में है, यूपी के प्रयागराज में स्थित है। और ये जो संगम है ये आपका क्या हो सकता है? त्रिवेणी। जो हमने कहा, देखिए वेणी का मतलब होता है धारा या नदी, और त्रि जिस भी शब्द क्या के लगता है उसका मतलब होता है 3। तो जरूर याद रखिएगा, त्रिवेणी मतलब 3 नदियों से मिली हुई धारा, जिसको संगम कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे है 2nd। फिर है श्री रामचंद्र का एक नाम, दशरथ के पुत्र। भाई इसको तो सभी जानते होंगे, हमारा रामचंद्र का एक नाम है, क्या कहते हैं? रघुपति। रघुपति जी कहाँ हैं आप? 6ठे नंबर पे हैं रघुपति जी। तो 5वें का हो जाएगा 6ठा। ठीक, फिर आता है दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। अच्छा, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको यह बताना था कि मलय पर्वत पे ऐसा क्या था जिससे हमें शीतल, सुगंधित और स्वास्थ्यवर्धक हवाएं मिलती हैं। उसका क्या आंसर था आपने कमेंट में किया। अब मैं आपको इसका सही आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है दक्षिण दिशा के मलय पर्वत पे चंदन के बहुत सारे अधिक मात्रा में पेड़ हैं। ठीक है, जिससे हमें एक अच्छी शीतल हवा भी मिलती है, स्वास्थ्यवर्धक भी होती है और उस सुगंधित भी होती है। तो भाई यहाँ पे अब आ जाते हैं, वो हमारे उस क्वेश्चन का आंसर था। यहाँ पे अब क्वेश्चन है दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा, तो उस हवा का नाम है मलय पवन। कहाँ है भैया मलय पवन? 3रे नंबर पे बैठे हैं। तो हमारे ये 6th का आ जाएगा 3रा। फिर है एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। तो भाई ये तो सीधा सीधा यहाँ पे नाम में ही है श्रीमद् भगवद गीता। तो हमारी गीता कहाँ है? 9 नंबर पे। हमारी गीता जी है 9 नंबर पे। तो भाई हमारा यहाँ पे हो गया श्रीमद् भगवद गीता
आपके उस क्वेश्चन में ही आंसर है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप दिमाग लगाएं तो आपके क्वेश्चन में ही आपको उसका आंसर मिल जाता है। फिर है समुद्र, एक नदी का नाम, अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया, उस पर बहुत डिस्कशन हुआ, सिंधु। ठीक है, तो वो सिंधु कहाँ है? चौथे नंबर पे। फिर है जनक की पुत्री जानकी, तो भाई जनक जी की पुत्री हमारी सीता जी हैं, तो यहाँ पे हमने रघुपति जी भी ले लिया, कृष्ण भी ले लिया, सीता 8 नंबर पे है। ठीक है, और अब लास्ट है भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला, कौन सी है भाई? वो हमारी हिमालय है, तो हमारा यहाँ पे आ गया पहला। ठीक है, तो ये तो थे हमारे मिलान। अब देखिए, अगर आपको इसका आंसर चाहिए, ये एक टेबल फॉर्म में है, आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। मैं साइड हो जा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके आगे वाले 3 यहाँ पे हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। ये जो पंक्तियां दी गई हैं, इससे आपको इसकी क्या मीनिंग समझ में आई, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा करें। तो एक बात भैया, ये जो हमारी वर्चुअल कक्षा है, इसमें आप हमारे जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ताकि यहाँ पे जितने भी लोग अलग अलग जगह से हैं, जितने अलग अलग जगह से हमें आ रहे हैं, हम कविता पढ़ रहे हैं, उतने अलग अलग परसेप्शन है, नज़रिया हैं, तो देखते हैं हम लोग मिल करके साथ में इस कविता के क्या क्या व्याख्याएं और आ सकती हैं। तो भाई आपको जिसकी व्याख्या करनी है कमेंट सेक्शन में, वो लाइन है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो अब आपको जो व्याख्या करनी है, इन 4 लाइन की करनी है, तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में उसकी व्याख्या कर दे, वीडियो यहीं पॉज करके। जब आप कर लेंगे, फिर आप हमारा वीडियो को रिप्ले करिएगा, फिर हमारा आंसर देखिएगा। तो भाई इसका आंसर है, थोड़ा लंबा है क्योंकि यहाँ पे आपको 4 लाइन एक्सप्लेन करना है। भारत को युद्ध भूमि क्यों कहा गया है, बुद्ध भूमि क्यों कहा गया है, मातृभूमि क्यों कहा गया है और जन्मभूमि क्यों कहा गया है। तो देखिए, कवि ने भारत को युद्ध भूमि कहा क्योंकि भारत की भूमि सदा संघर्ष की भूमि रही है। भारत की भूमि हमेशा संघर्ष की भूमि रही है। यह हमें हर तरह के अभाव, अज्ञान और दुख से लड़ना सिखाती है। हमारे जो भारत की भूमि में है, वहाँ पे तरह तरह के, उसका एक अपना बहुत ही बड़ा इतिहास है और हर तरह से हमें लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया, मतलब सत्य के लिए हमने हमेशा लड़ाई की है। कभी भी दूसरों पे अटैक नहीं किया, किसी के अगेंस्ट में हमने अटैक नहीं किया, लेकिन हाँ, अपना बचाव भी जब जब जरूरत पड़ी है, हमने सत्य के लिए हमेशा लड़ाई की है। तो इसीलिए भाई हमने जो है यहाँ पे जो सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, हमारे कवि राइटर जो हैं, इसके कवि, उन्होंने ये उपाधि दी है भूमि को कि ये युद्ध भूमि है। यह हमें हर तरह, ठीक है, सिखाती। प्राचीन काल से ही भारत सत्य के लिए युद्ध करता आया है और इसलिए इसे युद्ध भूमि भी कहा गया है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। भारत पर कितने ही, अच्छा ये अभी कंटिन्यू में है, ओके। भारत पर कितने ही शासकों ने शासन किया, लेकिन भारतीयों ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। भाई हमारे भारत की जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी, वो ये लाइन में डिस्क्राइब है। इसको जरूर आप, अगर आप एग्जाम में लिखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको जो एग्जामिनर है, वो जब कॉपी चेक करेगा तो उसको एक प्रभावित करेगा। व्हाई? बिकॉज वी आर इंडियन एंड वी आर प्राउड। हमें बहुत गर्व है कि हम भारत से हैं। हमारी संस्कृति और सभ्यता ही हमारी पहचान है। फिर अब तो भाई ये हो गया हमारी युद्ध भूमि क्यों बोली गई। फिर है हमारा, कवि ने भारत को बुद्ध भूमि क्यों कहा है। देखिएगा, बुद्ध भूमि इसलिए कहा क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भारतीयों को प्रेम, दया एवं अहिंसा का संदेश दिया, ताकि भारत में अखंडता रहे, भारत में यूनिटी रहे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? प्रेम का, दया का और अहिंसा का, मतलब बेसिक हमारे जो मानवीय मूल्य हैं, उनको उन्होंने प्रमोट किया, एजुकेट किया कि नहीं भाई, हमारे भारत में हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें प्रेम की बात की गई है, मिलनसार है। हम लोगों को अहिंसा नहीं है, हम लोग को दया करना जानते हैं एक दूसरे पर।
और हमारी जो अहिंसा है, हम मतलब हम किसी पे फालतू में अटैक करना नहीं जानते हैं। तो भाई हमारा ज्ञान दिया गया हमारे गौतम बुद्ध जी ने, जो कि हमारे भारत पे जन्मे थे, इसीलिए उनको भाई इसको भूमि को बुद्ध भूमि भी कहा गया है। फिर है आत्मसम्मान व आंतरिक लगाव के कारण कवि इसे मातृभूमि की संज्ञा देते हैं। क्यों भाई, क्यों देते हैं? क्योंकि वहां पे आत्मसम्मान व आंतरिक लगाव के कारण। आंतरिक लगाव कैसा? मतलब कि जो हमारी मातृभूमि है वो जो है उनसे उनका एक अटैचमेंट है, एक माँ के समान उन्होंने उस भूमि को लिया है, एक इंटरनल कहते हैं ना कनेक्शन है, एक आपका आंतरिक लगाव है कि ये भूमि मेरी है, इसलिए उन्होंने उसको माँ की संज्ञा दिया है। अंत में कवि इस पावन धरती को जन्मभूमि कहा क्योंकि वह इस धरती पर जन्म है और उसे भारत की गौरवमय धरती पर जन्म लेने पर अत्यधिक गर्व है। तो भाई ये रीजन था, क्योंकि वो उस पे बर्थ लिए हैं इसलिए उन्होंने उसको जन्मभूमि कहा है, उनसे उनका आंतरिक लगाव है इसलिए उन्होंने मातृभूमि कहा है। और यहाँ पे हमेशा ज्ञान की बात हुई है, गौतम बुद्ध ने जन्म लेके हमें प्रेम, दया और समर्पण वाली चीजें हम लोग को सिखाई हैं, मानवता के मूल्य सिखाए हैं, इसलिए ये बुद्ध भूमि है। और भारत कभी डरा नहीं है, लेकिन हाँ अपना डिफेंस हमेशा किया है और यहाँ पे सत्य के लिए हमेशा लड़ाई हुई है, तो इसलिए ये युद्ध भूमि भी है। भाई ये तो थी एक व्याख्या, लेकिन मैं चाहती हूँ आप क्या सोचते हैं, आप अपनी व्याख्या जरूर दें। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ हर क्वेश्चन के बाद कि कमेंट जरूर करें आप क्या सोचते हैं, क्योंकि हम और हमारे साथ साथ जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मैग्नेट बेस पे जुड़े हैं वो आपका विचार सुनेंगे, ताकि एक नए नजरिए से उस चीज पर डिस्कशन हो। तो भाई आगे बढ़ते हैं। कविता को एक बार फिर से पढ़िए। कविता को कभी आप एक्सरसाइज इतनी बार पढ़ाएगी क्या वो कविता कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो याद हो ही जाएगी। और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो भाई लेखन पुस्तिका तो नहीं, मैं आपकी चेक नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। देखिए अब यहाँ से छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत इजी। कोयल कहाँ रहती है? तो भाई अगर आपको याद होगा हमने पैराग्राफ में जब हम पोएम पढ़ रहे थे तो उस कविता में साफ साफ वर्णन था कि अमराइयां घनी है कोयल पुकारती है। तो कोयल कहाँ से पुकार रही है? इसका आंसर है कोयल अमराइयों में रहती है। तो अमराइयों में से पुकार रही है, इसका मतलब अमराइयों में रहती है। अमराइयों का मतलब आम के बगीचे, आम के पेड़ों के समूह को हम अमराइयों या फिर अमराइयां कहते हैं। ठीक, आगे है दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, और वो क्वेश्चन है तन मन कौन संवारती है? तन और मन कौन संवारती है? अगर आपको याद हो मैंने आपको पढ़ाया था, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। तो भाई इसका सही आंसर है बहती मलय पवन हमारा तन मन संवारती है। क्यों संवारती है? मैंने आपको रीजन दे दिया है, क्योंकि वहाँ जो हमारी मलय पर्वत से जो आने वाली वायु है वो अपने साथ साथ चंदन के सुगंधित, शीतल और स्वास्थ्यवर्धक गुणों को भी लेकर आती है अपने साथ। फिर है झरने कहाँ से झरते हैं? आपको याद है मैंने बताया था झरने ऊपर से लेके नीचे झरते हैं, तो ऊपर से नीचे तक हमें कनेक्शन कौन देता है? हमारी लाइन थी झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। तो भैया झरने कहाँ से झरते हैं? हमारा आंसर था जिसकी पहाड़ियों में। तो झरने पहाड़ियों से झरते हैं। फिर नेक्स्ट है श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? अब भाई यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने ये वाले लाइन में इसका आंसर था कि श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। भाई यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, सबसे पहले वंशी भी है और गीता भी है। तो यहाँ पे जो बात हुई है यहाँ पे हम दोनों चीजों को लिखेंगे। क्यों? वंशी मतलब बांसुरी, पुनीत मतलब पवित्र, और गीता मतलब वो ज्ञान की बातें। ठीक है, एक शॉर्ट में मैंने बताया। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लिया और गीता का संदेश दिया। ठीक है, आप इन दोनों में से एक को मत लिखिएगा, क्योंकि उन्होंने बांसुरी भी सुनाई है और हमें ज्ञान भी दिया है। फिर है गौतम ने किसका यश बढ़ाया? तो भाई यहाँ पे हमने यहाँ पे ओके हाँ,
गौतम ने किसका यश बढ़ाया? हमने लास्ट वाले लाइन में पढ़ा था, पैराग्राफ आने लास्ट के साथ सेकंड लास्ट था अगर मैं गलत नहीं हूं तो भाई गौतम ने भारत का यश बढ़ाया, पूरे संसार को अहिंसा, दया और करुणा का संदेश दिया था। तो ये चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध जी ने हमारे भारत भूमि पे जन्म लेके भारत के गौरव को और बढ़ाया, सुयश बढ़ाया। याद है शब्द हम उस पोम्स में पढ़े थे, तो उसमें है सुयश बढ़ाया। तो किसका सुयश बढ़ाया था? हमने वहां पे भी आपको बताया था कि भारत का, जिसका ऑलरेडी बहुत यश है, सुंदर यश है, उसको और बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद है नदियां लहर रही हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नदियां लहर रही हैं, पग पग चहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलौरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। फिर है चहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलाना। ठीक है, फिर है कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। क्या लिखिए? कहां कहां छटा छहर रही है। तो ये वाली जो लाइंस है, ये यहाँ पे हमने पढ़ा था कि गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। तो भाई कौन हो रहा है ये देखिएगा। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली, पग पग चहर रही हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और छटा क्या है? कौन सी, किस चीज की शोभा? जगमग छटा निराली, पग पग चहर रही हैं। तो हमारा इसका जो आंसर है वो आप लिख लीजिए। पग पग पर, यहां पर पग पग पर, यहां पे देखिए ये है ना, छटा छहर रही है। छटा कहाँ है? ये छटा कहाँ हो रही है? ये पग पग पर छहर रही हैं। तो छटा पग पग पर छहर रही हैं। यहां हर कदम पर छटा या सुंदरता की अनुभूति हो रही है। तो आप इसका आंसर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो भाई आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर छटा कहाँ पे छहर रही है, कहाँ कहाँ छहर रही है? तो पग पग पर, मतलब हर कदम पर। नेक्स्ट है किसका पानी लहर रहा है। किसका पानी लहर रहा था? आपको याद है ऊपर में यहाँ पे दो पंक्तियां थी, इसके पहले वाले जब हम पंक्ति पढ़ रहे थे क्या था? गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। तो भैया यहाँ पे इसका आंसर सीधा सीधा है गंगा यमुना और त्रिवेणी। त्रिवेणी मतलब गंगा यमुना एवं सरस्वती का संगम स्थल में पानी हिलोरे लेकर उमंग, जोश एवं मस्ती से आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते? जैसे आप लोग भी अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हो और आपके एजुकेशन की सारी टेंशन हमारी है, हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो उसी प्रकार आप एंजॉय करते हो ना, वैसे ही नदियां भी एंजॉय कर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है कविता की रचना। कविता की क्या रचना है? यहां से है गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। ये फिर से आया है। अच्छा एक मिनट, फिर यहां यमुन शब्द का प्रयोग हुआ है। ये गंगा यमुना नहीं है, ये गंगा यमुन है। यहाँ पे राइटर ने हमारी मोई बोई कर दी है। मतलब देखिए इसमें अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ उन्होंने यमुन शब्द का प्रयोग किया है। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है, कोई अर्थ में अंतर नहीं आया। लेकिन देखिए हम लोग इसको यमुना पढ़ रहे थे, लेकिन ये यहाँ पे यमुन है। ठीक है, फिर कभी कभी कवि कविता के लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बात दिखाई दे उन्हें आपस में साझा कीजिए। तो भैया आपको जो भी पॉइंट लग रहा है कि इसमें होना चाहिए, मतलब इस कविता में ऐसा यूनिक है, वो आप उसको मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। और मुझे जो ऐसा लगा कि ये सारी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो कि इस कविता में यूनिक बना रही है, वो मैंने यहाँ लिखी है। आप चाहो मैं भी हट जाऊँगी समझाने के बाद, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन स्क्रीनशॉट से भी ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप नोट्स बनाते चलो, लिखते चलो। ठीक है, तो यहाँ पे है अंतिम में जन्मभूमि बाद में लिखी है और मातृभूमि पहले। अगर आपने पोएम को ध्यान से पढ़ा होगा कविता, तो हर जगह उसमें सबसे पहला जो यूज किया है वो है जन्मभूमि मेरी, और फिर बोला है मातृभूमि मेरी। लेकिन कविता में आखिरी की जो पंक्तियां थी ना 4, उसमें उन्होंने मातृभूमि पहले बोला है और फिर उन्होंने जन्मभूमि बोला है। तो यहाँ पे उन्होंने उल्टा किया है। लास्ट वाले पैराग्राफ में आप देखिएगा, पूरे पैराग्राफ का जो सीक्वेंस है वो कुछ और चला है जन्मभूमि और मातृभूमि में, और आखिरी पैराग्राफ में अलग है। तो ये उनके अंदर एक यूनिकनेस थी जो उन्होंने
हो सकता है कविता को इस सौंदर्य को बढ़ाने के लिए की गई थी। वो नहीं थी, वो युद्ध भूमि मेरी, वो बुद्ध भूमि मेरी, वो मातृभूमि मेरी, वो जन्मभूमि मेरी। तो मैंने आपको बताया था ना कि वो युद्ध भूमि क्यों है, और ये बताया था कि मातृभूमि वो मेरी है। क्यों मेरी है? क्योंकि वहां पे मैंने जन्म लिया है, उन्होंने मुझे जन्म दिया है, वो मेरी जन्मभूमि है। हमने कविता के एंड में ये व्याख्या वाले वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं। फिर है अच्छे शब्दों का चयन, जैसे बहते शब्द को झरते लिखा है। अगर आपको याद हो तो वहां पे हाँ जो कविता है कि पहाड़ियों में से झरने झरते हैं लिखा है, झ झ, तो एक सुनने में अच्छा लगता है ना, झरने बहते हैं एक वर्ड है, और एक है झरने झरते हैं। तो एक कितना खूबसूरत आता है। क्यों? झरना मतलब एक खूबसूरत चीजें हैं, झर रहे हैं, पानी ऊपर से झर रहा है, तो एक ये खूबसूरती उसको और बढ़ा रही है। अगर यहाँ पे बहते शब्द होता तो शायद उतना कुछ मजा नहीं आता। बहना मतलब ये भी हो जाता, ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से बह रहे हैं, मतलब ऊपर से झर रहे हैं। ठीक है, तो एक ये सुंदरता है। फिर हिंद महासागर को सिंधु कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राचीन में पहले के लोग, मैंने आपको जैसा बताया था हमारे पहले क्वेश्चन में कि उसको सिंधु महासागर भी कहा जाता था। तो एक इन्होंने नया एंगल दिया है इस चीज को। अच्छा, द्वंद्व समास के शब्दों का प्रयोग हुआ है। द्वंद्व समास मतलब जहां दो शब्द साथ में प्रयोग हो और दोनों का अर्थ अलग हो, मतलब ऑपोजिट में हो। और की जगह पे जैसे गोरा काला के बीच में हम ये जो हाइफन का होता है वो हाइफन लगा देते हैं, ये वाला जो साइन होता है, चिन्ह होता है, ये हम लगा देते हैं, और दो ऑपोजिट शब्द, दो अलग अलग पद के जिसका अर्थ अलग हो उसको साथ में बोलते हैं। जैसे गोरा और काला, ठीक है, लंबा और छोटा, तो लंबा छोटा करके बीच में हम डैश लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे है तन मन, तन और मन दो अलग अलग चीज है। एक तन आपकी बॉडी, एक मन आपका इनर चीज, इनर वाला पार्ट। ठीक है, तो ये दोनों आपका हो गया, अलग अलग चीजें हैं लेकिन हमने दोनों को साथ जोड़ दिया है। तो ऐसे कई जगह पे द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। फिर है कुछ छंद में हर पंक्ति के शुरुआत और अंत में समान शब्दों से की गई है। भाई अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जो हमारा सबसे पहला वाला वीडियो था जिसमें ओवरव्यू था, उस पर मैंने आपको बताया था कविता का खूबसूरती हमारे मतलब उसमें कई सारे तरीके से बांधे जाते हैं, मतलब राइमिंग की जाती है। तो यहाँ पे भी भाई अगर आपको ये वाली जो चारों पंक्तियां याद हो तो इसमें कविता ने हमेशा स्टार्टिंग की है वह, ठीक है, और अंत किया है मेरी। यहाँ पे राइमिंग हो रही है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, पंक्तियों की शुरुआत और अंत के जो शब्द हैं वो समान रखे हैं। यहाँ पे मेरी 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 मेरी, वह 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 वह, ठीक है, तो उसमें सिमिलैरिटी, तो सुनने में मजा आता है ना बोलने में। भूमि के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे धर्म भूमि, कर्म भूमि, स्वर्ण भूमि, उसके बाद मातृभूमि, जन्मभूमि। तो ये जो शब्द है सुनने में अच्छा लगता है, मतलब एक भूमि को ही उन्होंने अलग अलग चीजों से जोड़ करके एक उसकी उपाधि दी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर से आया एक और मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। ठीक है, तो यहाँ पे रेखा खींचकर जोड़ना है। ये हमारा एक स्तंभ 1 है और एक स्तंभ 2 है। क्या है भाई, पहला क्या बोल रहा है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं, ये है नहीं। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया है, वह भूमि मेरी है। जन्मभूमि मतलब वो भूमि जिस पर मैंने जन्म लिया। भाई ये पहली वाली लाइन तो इसने सही कर दी है, ये तो सही जा रहा है। और वह भूमि मेरी माँ समान है, वह मातृभूमि, ये भी सही है। तो भैया दूसरे वाले का आंसर होगा यहाँ पे पहला। नहीं, यहाँ नंबर नहीं लिखना है, इसमें रेखा खींच करके हमें जोड़ना था, है ना, लिखा है ना रेखा खींच कर जोड़िए, तो भाई हमने रेखा खींच के जोड़ दिया। उसके बाद है चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। तो भैया चिड़ियां कहाँ चहक रही हैं, अब देखिए मेरे पास 2 बचा। यहाँ आम के घने उद्यान है जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। और फिर है वहां की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रही हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 चीजें हैं, यहाँ पे एक जगह चिड़ियों की बात हुई है और एक जगह कोयल की बात हुई है। तो भाई अगर आपको याद हो कोयल कहाँ पे रहती थी, अमराइयाँ में। तो भाई कोयल वाला जो पार्ट है कौन सा है, कोयल शब्द, यहाँ देखिए कीवर्ड्स पकड़िए, कोयल आया यहाँ पे, यहाँ अमराइयाँ आया, बस इन दोनों को जोड़ दीजिए। और फिर जो हमारा
दूसरा बचा चिड़ियां चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, वहां की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच में प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो भाई रुकिए, ये इधर आया, ये इधर आया, नहीं, चिड़ियां देखिए, पहले वह जन्मभूमि मेरी, फिर आया चिड़ियां चहक रही हैं, चिड़ियां जलवायु में चमक रही, और कोयल आया हमराई। तो भाई ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपने देखा, ये इसका आंसर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हालांकि मैं आपको बोल रही हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन मेरी बात को यकीन मानिए, अगर आप लिखते चलेंगे तो इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि हिंदी में जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है वर्तनी त्रुटियों पर, और हमारा पेपर लेंदी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमें लिखने का अभ्यास नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप लिखने की कोशिश करिए। हिंदी हमारी छूटनी नहीं चाहिए, हमारी मातृभाषा है। जैसे हम मातृभूमि पढ़ रहे हैं वैसे हमारी मातृभाषा है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। हिंदी आपकी कभी छूटनी नहीं चाहिए। देखिए, इंग्लिश आपका पहनावा है, आप उसको बाहरी आवरण की तरह पहन सकते हैं, लेकिन हिंदी में जब आप कभी भी विपत्ति में आते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो आपके मुंह से जो शब्द निकलता है ना, वो हिंदी के अधिकतर होते हैं। बचपन में भी आपने जब स्टार्टिंग की थी तोतली भाषा में म प पापा मम्मम ऐसे बोला था, बोले थे ना, म प ए बी सी तो नहीं बोलना शुरू किया था, हम लोग को सिखाया गया था। पर ये सब चीज़ें जो हम सुनते रहते हैं उसको हम बोलते हैं, वो हमारी मातृभाषा है। ठीक है, तो इस चीज़ का एक दिल से रिस्पेक्ट करिए और एक खुशी से पढ़िए। हिंदी केवल सब्जेक्ट के वाइज मत पढ़िए, हिंदी एक बहुत प्यारी भाषा है और एक आर्ट है, तो उसको सीखिए। फिर है, आइए टॉपिक पे है, अनुमान या कल्पना से। भैया अब यहाँ पे सोचना है। ठीक है, तो सोचने की बात है तो भैया अपना मोबाइल उठा लीजिए जल्दी से हाथ में, और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को, जो आप सोच रहे हैं उसको ज़रूर लिखिएगा, जो भी आंसर आपको लगता है। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। जरा यहाँ पे देखिएगा, आपको अगर व्याख्या, मैं बार बार बोल रही हूँ, व्याख्या नहीं पढ़ा है आपने मातृभूमि का तो एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोयल क्यों पुकार रही होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किसे पुकार रही होगी। तीसरा क्वेश्चन, कैसे पुकार रही होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन लग रहा है ना, लेकिन इसके पीछे की एक डीप मीनिंग भी है। तो भैया आप सोचिए कि कोयल अमराइयाँ में बैठ के, पहला क्वेश्चन क्या है, कोयल क्यों पुकार रही होगी, क्या रीजन होगा उसका पुकारने का। दूसरा, किसे पुकार रही होगी, वो किससे बोल रही होगी, किसको बुला रही होगी। तीसरा है, कैसे पुकार रही होगी। तो ज़रा ये चीज़ का आंसर आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में डालिए। हालांकि यहाँ पे जो है वो मेरा परसेप्शन है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा किया होगा। कोयल, इस ये रीज़न है जो कोयल पुकार रही है, और कैसे पुकार रही होगी इसका आंसर देखिए। कोयल आमतौर पर वसंत ऋतु में पुकारती है। ठीक है, ये तो सब नॉर्मल सी बात है, परंतु इस वक्त देश अंग्रेजों का गुलाम था। यह कविता देशभक्ति के प्रेम को उजागर करने के उद्देश्य से लिखी गई है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, प्रेम को उजागर करने के उद्देश्य से लिखी गई है। इसलिए अमराइयों के घनी होने से तात्पर्य हो सकता है कि चारों ओर परतंत्रता का अंधेरा फैला हुआ है। परतंत्रता मतलब आप स्लेव में हो, स्लेवरी वाली लाइफ जी रहे हो। भाई अंग्रेजों पे हमारा दबदबा था, हम उनके गुलाम थे, तो हमारे पास स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमराइयाँ के घनी होने से मतलब यहाँ पे परतंत्रता का, जो गुलामी का जो अंधेरा था वो फैला हुआ था, उसको फैलने से किया है। और शायद कोयल भी लोगों को स्वाधीनता के लिए लड़ने को प्रोत्साहित कर रही थी और अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आगाज कर रही थी। तो भाई क्या जो है ना, ये है क्यों पुकार रही थी, उसका आंसर देख लीजिए। शायद क्या है, कोयल स्वाधीनता के लिए लड़ने को प्रोत्साहित कर रही थी, ठीक, और अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आगाज कर रही थी। ये चीज ध्यान दीजिएगा। फिर है, कैसे पुकार रही होगी। भैया वो उत्साहवर्धक देशभक्ति के गीत गाने के लिए अपने साथियों को कू कू करके पुकार रही होगी। भाई
पुकारेगी तो कू कू करके वो बोलेगी तो नहीं, लेकिन उसके पीछे का ये लाइन जरूर इसको आप ध्यान रखिएगा। उत्साहवर्धक देशभक्ति के गीत गाने के लिए अपने साथियों को कू कू करके पुकार रही थी। ठीक है, मतलब वहां पे स्वतंत्रता से उन्होंने कोयल को जोड़ा था। और अगर आपको पता हो तो हमारे हिंदी में कोयल की जिक्र कई बार किया गया है। एक और कविता थी कैदी और कोकिला, तो वहाँ पे कोयल जो है ना एक हमारे टैलेंट के साथ साथ एक ऐसा प्रतीक है जो मुक्त होके गाती है, स्वतंत्रता प्रिय पक्षी है, तो इसलिए भी वहाँ पे उसको कनेक्ट किया गया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा किनारे हो जाती हूँ। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया है ना? कोयल क्यों पुकार रही होगी? क्योंकि उस टाइम हमारा देश परतंत्र था और वो लोगों से आगे बढ़ने के लिए, अपने देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करने के लिए उत्साहवर्धक गीत गाकर पुकार रही थी, ताकि वो लोग आगे बढ़े और अपने देश के लिए मतलब देश को स्वतंत्र कराए, मातृभूमि को स्वतंत्र कराए। किसे पुकार रही होगी? वो अपने साथियों को पुकार रही होगी। साथियों का तात्पर्य यहाँ से कोयल के समूह से तो है ही, साथ साथ वो लोगों से भी है, जितने लोग हमारे भारत में थे जो अभी परतंत्र थे उन सब से है। और कैसे पुकार रही थी? कू कू करके पुकार रही थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन को संवारती है, वह यह कैसे करती है? तो भाई मैंने आपको बताया था, इसका ये आपका पिछली बार का होमवर्क भी था और कई लोगों ने उसका सही आंसर भी दिया है। अब देखिए यहाँ पे है पवन उन सभी प्राणियों का तन मन संवारती है जो उसके रास्ते में आते हैं। यहाँ पे वो किसी प्रकार का भेद नहीं करती, जो वो बहती है और उसके रास्ते में जितने लोग आते हैं वो उन सब को सुगंधित, शीतल और स्वास्थ्यवर्धक हवा देती है। दक्षिण दिशा के मलय पर्वत पर अधिक मात्रा में चंदन के पेड़ हैं, जिससे हमें शीतल, सुगंधित और स्वास्थ्यवर्धक हवा मिलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नीचे शब्द से जुड़े कुछ गतिविधियां दी हैं, इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और साथियों का सहायता भी ले सकते हैं। तो भैया साथियां आप लोग हैं, आपस में कमेंट सेक्शन में आप लोग इस पे आप हेल्प ले सकते हैं। शिक्षिका आपकी अध्यापिका यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं आपको अपनी बात बता सकती हूँ। तो भाई यहाँ पे क्या, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। आइए भाई फिर से पढ़ लीजिए। जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग, ठीक है, या हर कदम। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। तो भैया आइए देखते हैं, ये उन्होंने दिया हुआ है कुछ और शब्द, जैसे पग पग है, वैसे घर घर है। अच्छा, ये मैंने बताया था ना, ये वाला जो होता है ये आपका द्वंद्व समास में प्रयोग होता है, लेकिन यही आपका जो है यहाँ पे प्रयोग हुआ है, लेकिन ये द्वंद्व समास नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें घर घर, बाल बाल एक ही शब्द है, भिन्न नहीं है। लेकिन अगर ये घर बाहर होता और बीच में हाइफन होता तो वो द्वंद्व होता, मतलब 2 ऑपोजिट शब्द जिसको हम साथ में जोड़ के लिखते हैं तो वो द्वंद्व होता है। ठीक है, तो भाई इसका जो आंसर होगा, अब आप जल्दी से लिखिए, घर घर का क्या मतलब हो सकता है और बाल बाल का। घर घर का क्या है? प्रत्येक घर। भाई जो चीज रिपीट होती है इसका मतलब वो पूरे के पूरे समुदाय या समूह की बात कर रहे हैं, घर घर। ठीक है, प्रत्येक घर, जितने भी घर हैं प्रत्येक घर। फिर बाल बाल, बाल बाल का मतलब इसी प्रकार हर बाल, हर बाल। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, बाल हम एक बालक को भी कहते हैं, बाल दिवस मनाते हैं ना, तो एक बाल भी है मतलब बच्चा। बाल बाल मतलब हर बाल पर, हर बाल बाल को मतलब हर बच्चे बच्चे को। फिर एक एक बाल, एक सर के बाल भी होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके सही हैं। अब सांस सांस, जल्दी से सोचिए सांस सांस का क्या होगा? भाई सांस सांस का होता है हर सांस, हमारी हर एक सांस। ठीक है, फिर है नेक्स्ट देश देश, मतलब प्रत्येक देश में, हर देश में। ठीक है, फिर है पर्वत पर्वत, हर पर्वत पर। नेक्स्ट है वह बुद्ध भूमि मेरी, वह युद्ध भूमि मेरी, सॉरी, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं।
आप भी नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। तो भैया आइए देखते हैं, ये आपके कुछ संकेत दिए हुए हैं, इससे आप नए शब्द बना सकते हैं। तो हम लोग भी नए नए बनाते हैं। ऐसा एक सुंदर सा सन बना होगा जिसके 3 बादल यहाँ हैं और 3 बादल यहाँ हैं। तो इन बादलों को जल्दी से सही से शब्द से आप भर दीजिए, और भरने के बाद जो आंसर है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। एक है रणभूमि। रण की भूमि मतलब वो भूमि जहाँ पे लड़ाई हो, रणभूमि कहते हैं ना, मतलब जहाँ पे युद्ध हो, ठीक है। तप भूमि, तपस्याओं की भूमि। भारत को तप भूमि भी कहा जाता है। रंग भूमि, रंग कहते हैं कार्यक्रम से, रंगारंग कार्यक्रम होता है ना, तो वो मतलब एक होते कल्चरल। रंग का मतलब बेसिकली आप कल्चरल से कनेक्ट कर सकते हैं। रंग भूमि मतलब कल्चर की भूमि, जहाँ पे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। देवभूमि, हमारे उत्तराखंड को कहा जाता है देवभूमि, मतलब देवी देवताओं की भूमि। जन्मभूमि, वो भूमि जहां हमने जन्म लिया, ठीक। फिर है कर्म भूमि, जो हमने बताया, जो हमारा कर्म भूमि मतलब धार्मिक कार्यों की भूमि। फिर है, नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है। भाई ये आपने देखा, दया और दिया में केवल ई का अंतर है। ये जो है केवल ये इसमें नहीं है, बाकी अगर ये हटा दो तो फिर ये पूरा वर्ड सेम है। लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे ही शब्दों की सूची बनाइए जिसमें केवल एक मात्रा के अंतर से पूरा का पूरा शब्द चेंज हो जाए, मीनिंग बदल जाए। तो भैया जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, आपके जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताते जाइए कौन कौन सा है। जैसे यहाँ पे है घड़ा और घड़ी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कुछ वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ। चांद, एक चांद जो हम खिड़की से देखते हैं, और एक चांदी जिसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, है ना, वो वाली चांदी, धातु वाली। एक है घट मतलब कम, और एक है घाट जो नदी के किनारे का हिस्सा होता है, गंगा किनारे का घाट, बनारस का घाट, वैसा। फिर है चना और चीन। चना चबाने वाला चना, एक चीन। भाई ई की मात्रा से सोचिए कितना बड़ा फर्क हो गया। एक चाइना की बात हो गई और एक चने की बात हो गई। फिर एक है हाथ और हाथी। ई की मात्रा से फिर फर्क पड़ा बहुत ज्यादा। एक होता है सदा, सदा मतलब हमेशा, और एक होता है सादा, सादा मतलब सिंपल। फिर है दान, देना, और एक दिन। भाई यहां पे तो देखिए केवल ये यहां लग गया है और ये गायब है, इतने से भी बहुत फर्क पड़ता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज वाली चीजें समझ में आई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। और किसी भी प्रकार के अगर डाउट हो हिंदी में लेके, तो मैं आपकी आद्या मैम आपके साथ हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। एंड अगर हिंदी के अलावा भी अगर आपको किसी विषय में डाउट है, किसी को भी, आपके कोई नोन में हो, तो भाई आप उसको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो के बारे में बता सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन ट्यूशन देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए 6 से लेकर 12 तक के हमारे ढेर सारे कोर्सेज वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को भी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट को भी गो थ्रू कर सकते हैं। आपके कोई भी नोन है, अगर किसी को भी सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और बिहार बोर्ड में कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए ई बुक एंड ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। हम भाई आपके स्किल्स को भी अपलिफ्ट कराने के लिए इंग्लिश स्पोकिंग के कोर्सेज एंड वैदिक मैथ्स जैसी चीज़ें भी लाते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए एंड हमारे अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिए, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ने के लिए जो है इसके बाद पार्ट 1 के बाद उसमें है पुष्प की अभिलाषा, वो ज़रूर बताऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।